उससे वो खफा हो जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक दौर है कि हम दिखते साधु हैं लेकिन अंदर हमारे चोर साथ साथ घूमता है। हम कहते कुछ और हैं, जीते कुछ और हैं। ये बड़ा खतरनाक दौर है। राहत ने शेर लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, एक बार में पकड़ना मुश्किल। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़पना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है, समझिएगा इस पंक्ति को, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्ची की तरह गड़ता नहीं है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते हैं गीदड़, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बक्सर के नौजवानों के मन में भी, उनके हृदय में भी कुछ सपने होंगे, अपने शहर को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने बड़ों को लेके। जाते जाते फिर कहूँगा, जिस मर्ज को मैं रोज़ देखता हूँ, अपने भीतर अपने से बड़ों को सुनने, समझने और सीखने का धैर्य पैदा करिए। कोई यारा मशीन नहीं जहाँ रगड़ के आपको आदमी बना दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वास्तव में इस बच्चों के अंदर जोश भरने का काम किया है और आपने सीधे मंच से एक सवाल किया है कि आपकी एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग हो रही है। तो आपकी एकाग्रता अगर कहीं भंग हो रही है तो आज से संभल जाइए। कहते हैं कि सुबह का भुला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भुला हुआ नहीं कहते। तो आप इसको लेके आगे बढ़िए और ये मुश्किलें, ये उलझने, ये आती जाती रहेंगी। दिनकर की एक पंक्ति हमें याद आती है कि मुश्किलें कल की इरादे आजमाती है, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जिसको सुनने के लिए, जिनके युवा संवाद के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम सभी अपनी एकाग्रता को भंग होते हुए भी देखा है, हम सभी ने अपनी एकाग्रता को बचा कर रखते हुए भी देखा है। मैं सीधे तौर पर अपना समय नहीं लेते हुए आदरणीय विकास सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और युवा संवाद में बच्चों का मार्गदर्शन करें। विकास सर। नमस्ते बक्सर।
बक्सर युवा संवाद में आवाज आ रही है पीछे तक? बक्सर युवा संवाद में यहाँ महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय परिसर में उपस्थित प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र पाठक जी, उपस्थित प्रदीप दुबे जी, वर्षा पांडे जी, ऋषा वर्मा जी, लेट्स इंस्पायर बिहार मुख्य कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार सिंह जी, उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार महोदय, बक्सर अध्याय से जुड़े हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर उदय प्रताप जी, विनय मिश्रा जी, बक्सर गार्गी चैप्टर से जुड़ी अमृता मिश्रा जी, प्रेरणा जी, स्वाति पांडे जी, उपस्थित सभी बक्सर वासियों, युवा साथियों। ऑडियो की समस्या अक्सर मेरे साथ हो जाती है। आजकल तो माइक बनाने वाली कंपनी है और अधिकांश चाइनीज है या पता नहीं जापानी है, माइक बना देते हैं छोटी। तो कई बार जाता हूँ तो पता करता हूँ कि पोडियम छोटा है या बड़ा है। इसमें ज्यादा अच्छी आवाज आ रही होगी। टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन छोटे लोगों के लिए बनी है। समस्या इसमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है बोलने के लिए। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली, बक्सर की प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक भूमि को मैं नमन करता हूं। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं जिस अभियान को लेकर बिहार के लगभग 30 जिलों में युवा संवाद के कार्यक्रम हुए, उसका पहला युवा संवाद इसी बक्सर की भूमि से 10 अक्टूबर 2021 को मैंने प्रारंभ किया था। उस समय विद्यालय परिसर से हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, पिछले संवाद में जिस समय मैं आया था उसमें से यहाँ इस एमवी कॉलेज में जो उपस्थित श्रोता हैं, कितने लोग उपस्थित थे? एक पीछे, बाकी और कोई थे उसमें उस संवाद में? एक इधर, दो, मैं आगे में लोग तो थे, उनको मैं जानता हूं, बाकी सब लोग नए हैं। और कितने लोगों ने मुझे पहले कभी सुना है? अच्छा, मिले कहाँ सुने हैं? यूट्यूब पर सुने हैं। बिहार में जिस अभियान को लेकर युवाओं को प्रेरित करने का, समाज को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, इन्हीं विषयों पर आपसे बात करने आया हूं। आपसे मेरी बहुत आशा है, क्योंकि आने वाले बिहार में और विशेष रूप से बक्सर की भूमि से उस युवा संवाद के क्रम को प्रारंभ करने का भी एक कारण था। मैं भी गंगा किनारे का ही रहने वाला हूं। बेगूसराय में बिहट गंगा का बृहद तट है और गंगा जहां बिहार में प्रवेश करती हैं वह भूमि बक्सर है। त्यागसर के नाम से प्राचीन काल से जानी गई, अनेक प्रकार के पुरावशेषों की भूमि। पहली बार वर्ष 2016 के अंत में बक्सर आना हुआ था। उस समय विनोबा भवन, चौसा, अनेक स्थलों का मैंने भ्रमण किया, संग्रहालय को भी देखा, बड़ी प्रेरणा लेकर गया और लगा कि भूमि में कुछ संदेश है जो बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भूमि जिस दिन उस रूप में जागृत हो गई
लोग जागृत हो गए, निश्चित बिहार में एक नए परिवर्तन को हम देखेंगे। और इसीलिए पहला युवा संवाद जब हुआ तो बक्सर से ही मैंने उसको प्रारंभ किया था। आप में से कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं? आगे वाले लोग सफल नहीं होना चाहते हैं। मान लिया कि सफल हो गए हैं। देखिए यही अंतर है युवावस्था में और एक अवस्था में जो हम 40 के 50 के पार चले जाते हैं। युवावस्था में यदि प्रश्न पूछा जाए कि कितने लोग सफल होना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति, ऐसा कोई है जो सफल होना नहीं चाहता है? कोई है जो सफल होना नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं ना। लेकिन युवावस्था में यदि सभी लोग सफल होना चाहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद जो उनकी पूरी पॉजिटिविटी थी, सकारात्मकता थी, नष्ट हो जाती है? और यदि कुछ अच्छा सवाल भी पूछते हैं, कुछ अच्छी बात भी कहते हैं, तो उसमें भी आशा के भाव नहीं जगते। कितने लोगों को विश्वास है कि आप सफल होंगे? सभी को है ना, पक्का? यदि मन में इच्छा है कि सफल होना है और विश्वास भी है तो सफलता तो मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग से यदि मैं पूछूं कि बिहार का अतीत कैसा था, तो क्या बोलेंगे? बताइए इधर से आप लोग भी। अतीत उसको नहीं हटा रहा है, सीधा वाले को टेढ़ी कर रहा है। चलिए, हो गया, इतना परेशान मत हो, पकड़ लेंगे। हो गया। छोड़ दीजिए जैसा है उसको रहने दीजिए। टूटा हुआ ईटा उस तरफ का लगाया है, सीधा वही उस टेढ़ा ही लगा ही दिया गया है, पूरा ऐसे वैसे करके। किसी को दिखे नहीं। छोड़ दीजिए, हो गया। हाँ ना, नहीं आ रहा है। बिहार को जब प्राचीन काल में स्मरण करते हैं तो सबने कहा स्वर्णिम भूमि थी। स्वर्णिम क्यों थी? यदि वर्तमान के बिहार को देखते हैं तो क्या जो भूमि पहले स्वर्णिम थी उसके अनुसार आज है? नहीं है, पक्का। और यदि आज नहीं है तो इस भूमि का भविष्य कैसा होगा? बोलिए, कैसा होगा? हाँ, अच्छा नहीं होगा। कह रहे हैं बिहार का भविष्य अच्छा नहीं होगा। कोशिश किया जाए तो अच्छा भी हो सकता है। और इधर तो कितने लोग बिहार का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना। लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि बिहार का भविष्य अच्छा नहीं होगा? वर्तमान परिस्थिति देख के, वर्तमान में क्या कमी है? जोर से एक शब्द बताइए, क्या कमी है? सर शिक्षा और
बढ़ते जनसंख्या को मतलब नियंत्रण करें तो आगे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और कोई बताइए। सर, लोकतंत्रता होते हुए भी अभी हम लोग नमस्ते सर। बढ़ती जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है सर, उसको अच्छे से संचालन, जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी इतनी है तो उसको रोजगार या कोई भी व्यवसाय जैसे कुछ भी हो सकता है सर, और अच्छे से इसको संचालन करने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। और शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या समस्या नहीं, जात पात भेदभाव सर है सब इसे बहुत जात पात भेदभाव ऑन कर लीजिए। बोलिए बोलिए। सर, बिहार को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। सही मार्गदर्शन और नेतृत्व की जरूरत है। चलिए, और जी गुड मॉर्निंग सर। बिहार में सर हमारे सोच जागृत करने की ज़रूरत है। जब हमारी सोच जागृत होगी तो ये हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स वगैरह सब जागृत हो जाएगा। जब तक पब्लिक नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। पब्लिक बदलेगी बिहार में, क्या लगता है? कोशिश में है, युवा पब्लिक है तो बदलेगी सर। मार्गदर्शन तो एक छोटा कारण होता है, मार्गदर्शन मिलेगा तो पब्लिक कुछ इंस्पिरेट होगी, नहीं तो कुछ नहीं बदलने वाले। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक मुझे उत्तर दीजिए। आप सब लोग सफल होना चाहते हैं ना? सबको विश्वास भी है कि हम सफल होंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोग आए यहाँ पर स्कूल के बाद, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विद्यालय में टॉप किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर थोड़े कम होंगे। तो जो विद्यार्थी जिसने टॉप किया और जो विद्यार्थी जिसके नंबर कम है, दोनों में क्षमता किसकी अधिक है? जो टॉप किया उसकी अधिक है, जो कम लाया उसकी अधिक है? जो टॉप लाया उसकी क्षमता अधिक है, हाँ? और जो कम लाया उसका क्या है? नहीं, हम किसी चीज में नहीं देख रहे, हम क्षमता की बात कर रहे हैं। क्षमता किसकी अधिक है? जो टॉप किया उसकी अधिक है, जो कम लाया उसकी अधिक है? और जो कम लाया उसकी अधिक नहीं है। सही मार्गदर्शन नहीं है। देखिए, बिहार की कहानी यदि समझनी है और अपनी कहानी यदि समझनी है तो सोचना होगा क्यों ऐसा था। जब आज की तरह रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, उस समय कैसे संभव हुआ कि अखंड भारत का साम्राज्य यदि कहीं से बना तो बिहार से ही बना। आज दिल्ली राजधानी है। अंग्रेज जब आए थे शासन करने, उस समय कलकत्ता राजधानी थी, ठीक है नहीं थी? लेकिन जिस अखंड भारत के साम्राज्य की कहीं स्थापना हुई, कहाँ से हुई थी? इसी बिहार से हुई थी। पाटलिपुत्र की धरती से ही शासन चला था। और उस बिहार का विस्तार क्या था? उस भारत का विस्तार अफगानिस्तान के पार तक था, हिमालय के उत्तर तक था, दक्षिण में सागर तक तो था ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक था। उस बिहार में जिस समय यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे विश्वविद्यालय हो सकते हैं, नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी। जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। केवल 1000 साल पहले आज से पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था। अपने अपने घर से सोना दान उस समय कौन करता था? उस समय कोई बैंक तो थे नहीं जिसमें आप जाके राशि रखते होंगे। लोग सोना इकट्ठा करते थे, या तो किसी शादी विवाह के अवसर के लिए, और राज्य के लिए जब सोना देते थे तब देते थे जब कोई विपत्ति आती थी, युद्ध में जाना होता था, तो हर व्यक्ति उसको अंशदान देता था। लेकिन तिब्बत के लोगों ने न किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिया और न ही कोई तिब्बत पर विपत्ति आई थी, लेकिन हर तिब्बतवासी ने यथासंभव अपने घर से स्वर्ण दिया और एक ऐसी राशि एकत्रित की जिसको तब के तिब्बत नरेश राजा लाल आमा ने एक मंडली के साथ विक्रमशिला भेजा। क्यों भेजा? कि केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से तिब्बत आमंत्रित कीजिए, क्योंकि तिब्बत में अनेक भ्रांतियां फैल गई हैं, ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। सोचिए, बिहार के आचार्य की स्थिति क्या थी, सम्मान क्या था उस काल में। केवल 1000 साल पहले की बात है,
जब तिब्बत के पूरे लोगों ने सोना दान किया, एक मंडली भेजी, लेकिन जब मंडली विक्रमशिला पहुंची हिमालय के ठंडे रास्तों से होकर, प्राण संकट में डालकर, तो विक्रमशिला उस समय विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध थी। विक्रमशिला के आचार्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और उन्हें लगता था कि पूरे विश्व भर से लोग तो यहीं पढ़ने आते हैं, हमारे आचार्य को कहीं जाने की आवश्यकता क्यों है। और वैसी मंडली को जो तिब्बत से चली थी उसको मना कर दिया गया। और तब निराश मंडली जब लौटी तो राजा भी बड़े निराश हुए। राजा को लगा कि सोना शायद कम था और तब और सोना लेने प्रयास में निकल गए नए खदान की खोज में। तिब्बत वासियों से तो ले चुके थे। इस प्रयास में नेपाल चले गए और नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया और नेपाल के शासकों ने शर्त रखी कि यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो जो भी राशि आपने एकत्रित की है उसको नेपाल को आप सुपुर्द कर दीजिए। तब कोई भी व्यक्ति तो यही चाहेगा कि पहले मुक्त हो जाए, लेकिन राजा बड़े महान थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, यदि राशि को लेकर मेरी मुक्ति चाहते हो तो मेरी अवस्था तो लगभग पूर्ण हो चुकी है, कुछ वर्ष और शेष होंगे, लेकिन जिस राशि को पूरे तिब्बत के लोगों ने ज्ञान के लिए एकत्रित किया है व्यर्थ न हो। और तब दोबारा एक मंडली आई, विक्रमशिला पहुंची और उन्होंने जब बताया कि उनके नरेश की क्या दुर्दशा हुई, 3 वर्ष लगे, तब जाकर विक्रमशिला से आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान तैयार हुए, तिब्बत गए। और हर तिब्बतवासी आज चाहे भारत में हो, तिब्बत में हो, विश्व के किसी भी भाग में हो, उस परंपरा का वाहक है जिसके बीज कभी अपने बिहार के विक्रमशिला ने बोए थे। बाहर जाते हैं तो हम पाते हैं चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देश, हर जगह उस परंपरा को हम पाते हैं जिसकी स्थापना कभी बिहार में हुई, जिसका बीजारोपण कभी नालंदा में हुआ, कभी विक्रमशिला में। अखंड भारत का साम्राज्य बिहार में बना। प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, जिसमें कभी अलेक्जेंडर जब चले थे, कितने लोग जानते हैं अलेक्जेंडर के बारे में? क्या मन में लेके चले थे? पूरे विश्व को विजय करना है। पूरा यूरोप जीत चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, लेकिन जब भारत के समक्ष प्रस्तुत हुए तो भारत की स्थिति क्या थी? अलग अलग राज्यों में, गणराज्यों में देश बटा हुआ था और किसी के मन में इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि हम प्रत्युत्तर कैसे दें। तक्षशिला उस समय सीमांत में स्थित था और तक्षशिला के जो राजा थे अंभी, उनके द्वारा संधि कर ली गई। खुला मार्ग दिया गया कि भाई आप आइए, जा सकते हैं, हम आपके साथ संधि कर लेते हैं। तक्षशिला के एक आचार्य चाणक्य, जो बिहार के रहने वाले थे, उनके मन में इस प्रकार की भावना जगी कि यदि इस प्रकार से हर राज्य अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगा तो निश्चित कोई भी विजित नहीं होगा, सब पराजय को प्राप्त करेंगे। और इस उद्देश्य को लेकर तब मगध आए। मगध नरेश धनानंद थे, उनसे कहा कि भाई आप अपने दायित्व को संभालें, क्योंकि आप में ही वह क्षमता है जो पूरे भारत की रक्षा कर सकती है। और वैसे में मगध नरेश ने कहा कि जब हमारे पास आएंगे तो हम देख लेंगे। बड़े निराश हुए चाणक्य, और जब चले तो एक युवक उनको बाहर दिखा, जिस युवक के मन में एक अलग दृष्टि थी, पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने की दृष्टि थी, और उस युवक को लेकर तक्षशिला चले गए। और तब जब यवनों का आक्रमण हुआ तो पहला प्रतिकार किसी राजकुल ने नहीं किया था, पहला प्रतिकार तक्षशिला के गुरुकुल ने किया था, जिसकी प्रेरणा पाटलिपुत्र के एक आचार्य और जिसका नेतृत्व पाटलिपुत्र का रहने वाला एक युवक कर रहा था। प्राचीन काल की बिहार की भावना। अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई, उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। दृष्टि क्या थी? अभी आपने कहा कि किसी व्यक्ति की क्षमता कम है, किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक है, कहा ना? बिहार की दृष्टि क्या थी? बिहार वेदांत की भूमि रही है। वेदों को हम प्राचीन काल में
सबसे प्राचीन ज्ञान के भंडार मानते हैं। विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। और कोई भी परंपरा जब प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे बढ़ती है। वैदिक परंपरा भी जब प्रारंभ हुई तो पश्चिमोत्तर भारत में हुई, विलुप्त सरस्वती के तटों के किनारे हुई, ऋचाओं की दृष्टि हुई। वहाँ से परंपरा जब बढ़ने लगी तो एक समय ऐसा आया जब कहा गया कि जिस ज्ञान का उत्कर्ष था उसको हमने प्राप्त कर लिया है। वेदांत, वेदों का अंत। उस वेदांत की भूमि कहाँ थी? कहाँ थी? तो सारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, शांत क्यों है? वेदांत की भूमि कहाँ थी? उपनिषद की भूमि, वेदांत की भूमि भारत। भारत तो थी। भारत का कौन सा क्षेत्र था? मिथिला था क्या? अपना ही बिहार था, जिसके उत्तर में मिथिला के जंगलों में, वनों में, राजा जनक के दरबार में उस प्रकार के चिंतन का उदय हुआ जिसको हमने वेदांत कहा। दृष्टि में अंतर क्या था? यदि हम वेदों को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? ईश्वर के प्रति एक उपासना का भाव है जिसमें हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं। एक सामीप्य का भाव है जिसमें अपने यज्ञ स्थल पर आमंत्रित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारे समक्ष उपस्थित है। साथ साथ एक रहस्य का भाव भी है कि ईश्वर कौन है, किसने इस सृष्टि की रचना की। जिसने रचना की वह स्वयं भी जानता है कि या नहीं जानता कि उसकी रचना किसने की। अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं जो हम नास्तिक सूक्त को पढ़ते हैं। यदि कहीं न कहीं समझें तो अनेक विचारों का सम्मिश्रण वेदों में हम पाते हैं। और जब व्यक्ति पढ़ता है तो श्रुति कहता है, और श्रुति मतलब जो सदैव प्रकट रही, लेकिन श्रुति को जब समझता है तो अनेक प्रकार के विचार मन में उदित होते हैं। यदि हम वेदों के अलग अलग उन पर जो आलेख लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, लेकिन जब उपनिषद को पढ़ते हैं तो एक स्पष्टता आ जाती है। उपनिषद को जब पढ़ते हैं, जहाँ गुरु और शिष्य का संवाद होता है, पूरे भारत के विद्वान आते हैं, राजा जनक की सभा में संवाद करते हैं। वहाँ एक महिला भी होती हैं, जो महिला उस काल में जब पूरे विश्व में महिलाओं को कोई सुनता नहीं था, उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन बिहार में हम पाते हैं मिथिला के दरबार में कि महिलाओं में भी क्षमता थी कि भारत के सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकें। दृष्टि क्या थी? इस दृष्टि को यदि समझ गए, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन बिहार की दृष्टि को यदि समझ गए तो बिहार को फिर से महान बनने में कोई रोक नहीं पाया। मंत्र को साझा करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा। इस मंत्र को ग्रहण कर लिए तो अपना जीवन तो बदलोगे ही, बिहार का जीवन भी बदल दोगे, बिहार का भविष्य भी बदल दोगे। क्योंकि बिहार की दृष्टि ही थी जिसके कारण कभी बिहार उस प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सका जिसके लिए पूरा विश्व उसका स्मरण करता है। मंत्र क्या कहता है? जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या किसी व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम कह सकें कि पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है? क्या अपने क्लास में, इस सभागार में, अपने नगर में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको हम कह सकें कि पूर्ण है? जानते हैं क्या? बताइए। पक्का? श्योर? कोई तो होगा जो पूर्ण होगा। शिक्षा को व्यक्ति थोड़ी है, मैं तो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। टीचर शिक्षक को ही बोल रहा है। शिक्षक में भी तो कोई कमी होगी। शिक्षक भी कहीं देखिएगा बाहर गुटखा खाते हुए मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो भाई कमी तो आप खुद ही बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो पूर्ण है क्या? पक्का? लेकिन बिहार की दृष्टि क्या थी? जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, वो पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि किसी सोने को हम काटते हैं तो छोटा जो कण होगा उसमें गुण क्या होंगे? सोने के ही होंगे ना। कभी सुने हो सोना कटा और निकल गया लोहा? और यदि ऐसा है तो यदि कितने लोग सुने कि हर आत्मा में, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है?
इतने ही लोग सुने हैं? हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, अंश होता है, कितने लोग सुने हैं? लेकिन सब लोग सुने हैं, झिझक रहे हैं। यदि सुने हैं और मानते हैं, अनुभव करते हैं, परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुण क्या है? अनंत। परमात्मा के गुणों को यदि हम किलोग्राम में, किलोमीटर में व्यक्त करना चाहेंगे तो बता पाएंगे क्या? कोई ऐसा यूनिट बना है जिसके हम स्पष्ट कर सकें? तो यदि हम कहेंगे तो इन्होंने उत्तर दिया अनंत, असीम। असीम मतलब इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को कितना भी हम बांटते हैं, कितना भी तोड़ते हैं, तो छोटा जो कण होगा क्या होगा? इनफाइनाइट को गणित में जब पढ़ते हैं, इन्फिनिटी को जब विभाजित करेंगे क्या निकलेगा? असीम। तो वैसे में यदि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है और परमात्मा की क्षमता असीम है, तो हर व्यक्ति की क्षमता क्या हुई? और असीम क्षमता का व्यक्ति यदि कोई है तो उसकी क्षमता किसी दूसरे व्यक्ति से कम होगी क्या? तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है, वह यदि कहता है कोई लक्ष्य कठिन है, तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। अब जैसे आपसे मैंने कहा किसी की क्षमता अधिक है या कम है, आपने कहा कि जिसमें जो अच्छा करता है उसकी क्षमता अधिक है और जो अच्छा नहीं करता उसकी क्षमता कम है, कहा था ना। लेकिन यदि सब में वही असीम शक्ति विद्यमान है, वही असीम सामर्थ्य विद्यमान है, तो क्षमता किसकी कम हुई? किसी व्यक्ति की क्षमता कम है क्या? और जिस भूमि में ऐसी दृष्टि आ जाए, प्राचीन काल में आ जाए, उस भूमि पर व्यक्ति किसी में भेदभाव करेगा क्या? वह क्या किसी व्यक्ति को किसी जाति के होने के कारण, किसी संप्रदाय के होने के कारण अपने से कम मानेगा क्या? वह तो हर व्यक्ति में देवत्व देखेगा, उसी रूप को देखेगा जिसके लिए वह समझ रहा है कि हर व्यक्ति में वही अंश है। आदि शंकराचार्य भी जब चले, कालड़ी केरल से चले, 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर में अध्ययन किया और वेदांत के प्रसार के लिए पूरे देश में भ्रमण करने लगे। अनेक लोग सुनने जाते, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आदि शंकर को भी लगा कि मेरे मन में भी कुछ भेदभाव था। वह तब आया जब काशी में थे और काशी में एक चांडाल सामने खड़ा हो गया। बगल के लोगों ने कहा कि वे परे हटो, हट जाओ। शंकर भी खड़े, उन्होंने कहा परे हटो। और तब उस चांडाल ने कहा कौन हटे, ये शरीर या आत्मा? और तब आचार्य शंकर को लगा कि जिस वेदांत की धरती, जिस वेदांत के संदेश को लेकर मैं घूम रहा हूं, उसमें तो कोई भेदभाव था ही नहीं। किसी जीवात्मा में भी भेद नहीं करने वाली दृष्टि हमारे बिहार में थी। इसीलिए हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ सके। जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं, हम जोड़ सके। जोड़कर समाज से राष्ट्र निर्माण तक हम पहुंच सके और उस साम्राज्य का निर्माण कर सके जितने बड़े साम्राज्य की कल्पना हम आज भी नहीं कर सकते। आज संसाधन भी हैं, लेकिन यदि हम चाहेंगे कि भारत को आज फिर अफगानिस्तान तक विस्तृत कर दें, तो आसान है क्या? कर पाएंगे क्या? हो सकता भविष्य में कर सकें, लेकिन दृष्टि अलग रखनी होगी। बिहार यदि विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, यदि हम चीन तक, कोरिया तक आज भी लोग स्मरण करते हैं, तो क्यों कर सकते हैं? उस दृष्टि में कोई भेदभाव था क्या? यदि भेदभाव रहा होता तो हम कहाँ जाते? हम तो अपने घर तक सोचते रहते, पड़ोसी से लड़ते। लेकिन बड़ी सोचने वाली दृष्टि थी, इसलिए हम बड़े कार्य कर सके, इसलिए अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। और केवल 1-2 वर्षों तक नहीं कर सके, सैकड़ों वर्षों तक उस अखंड भारत के रूप में हम स्थापित रहे। उस बिहार में जब प्राचीन काल में ऐसे गुण थे, तो आज क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, जहाँ शिक्षक भी बिहार के हैं, बच्चे भी बिहार के हैं, जाते हैं। अभी कोई बता रहे थे कि सुसाइड तक कर ले रहे हैं, इतने परेशान हैं। जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता हो, वह बाहर जाता हो, क्या कमी है? ऐसा होना चाहिए क्या? रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं। अभी कोविड लगा, कोविड के दृश्य, लॉकडाउन के समय पूरे देश भर से लोग पैदल चल के बिहार आने लगे। मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है बिहार, हर गांव में देखें सब लोग बाहर हैं। इलेक्शन के समय भी पूरे वोट नहीं पड़ते, लोग बाहर हैं। केवल छठ पूजा के समय अधिकांश लोग घर आते हैं,
क्या स्थिति बन गई, क्यों बनी? ऐसा होना चाहिए था क्या? कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बिहार से बाहर जाना चाहता है क्या? उस मजदूर से पूछिए जो कहीं बाहर काम करता हो, क्या वो चाहता था अपने घर से बाहर जाए? लेकिन ऐसी स्थिति बदलेगी कैसे? अचानक यदि कोई आएगा और कहेगा कि भाई हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, 20 लाख नौकरी दे देंगे, बिहार बदल जाएगा क्या? जहां करोड़ों बेरोजगार हो, यहाँ 20 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी से क्या होगा? कैसे बदलेगा बिहार? किस दृष्टि की आवश्यकता है? यही विषय है लेट्स इंस्पायर बिहार के युवा संवाद का, जिसको समझने की आवश्यकता है। यदि क्षमता हमारी असीम है तो ऐसा क्यों होता है कुछ लोग ही सफल होते हैं? कुछ लोग जब उम्र की अवस्था पार करते हैं बड़े निराश हो जाते हैं। युवावस्था में जब रहते हैं तो बड़ी असीम सकारात्मकता के साथ बोलते हैं हम सफल होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद निराश हो जाते हैं कि नहीं, परिस्थितियां। तो एक मंत्र तो मैंने आपको दिया कि सब सफल सभी हो सकते हैं, दूसरा एक और मंत्र देता हूं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। 3 तरह के लोग होते हैं। जो पहले प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किसी कार्य को शुरू ही नहीं करेंगे। यदि बिहार बदलने की बात होगी तो कहेंगे भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता, जातिवाद है, लोगों की सोच बड़ी खराब है, लोग संघर्षरत हैं, कुछ नहीं होगा। यदि परीक्षा की बात कीजिए तो भाई आप यूपीएससी की परीक्षा हम नहीं देंगे, बड़ा कठिन परीक्षा होती है, शुरू ही नहीं करेंगे। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। मध्यम, मिडिल कैटेगरी, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। शुरू तो किए थे, बड़े मन से किए थे, परिश्रम भी किया, लेकिन अचानक कोई समस्या आ गई, घर में आ गई, पड़ोस में आ गई, मित्र सूची में आ गई, जिसने मन को विचलित किया और फिर हमने छोड़ दिया। काम को शुरू तो किया लेकिन अगर छोड़ दिया तो सफल होंगे क्या? पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। यदि मन में कोई इच्छा है तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ निष्ठा होनी चाहिए, और निष्ठा के साथ जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होगा, जब तक जिद नहीं होगी, सफलता नहीं मिल सकती। और जब निश्चय दृढ़ होता है तो जो भी परिस्थिति आए, मार्ग स्वतः प्रकट हो जाता है किस मार्ग पर चलना चाहिए। इससे द्वंद्व में हम नहीं रहे। यदि मन में निश्चय दृढ़ है, हम परिश्रम कर रहे हैं, तो मार्ग भी स्वतः प्रकट होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। जिस व्यक्ति में पूरी क्षमता है, निराश नहीं हो सकता, निश्चित है कि प्राप्त करेगा। इस मंत्र के साथ यदि आपने परिश्रम किया तो चाहे जो भी आपके लक्ष्य हो, निश्चित है कि प्राप्ति अवश्य होगी। और बिहार को यदि बदलना है तो जिस बिहार में कभी उस प्रकार का भेदभाव नहीं था, जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद यदि इस प्रकार का रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था। यदि रहा होता तो वैशाली में कभी गणतंत्र की स्थापना नहीं होती। वैशाली उस क्षेत्र की राजधानी थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। 7,707 गणराजा चुने जाते थे और प्रति वर्ष वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति को चुनते थे। सोचिए उस प्राचीन काल में जब माइक नहीं था तो कैसे 7,707 गणराजा मिलकर अपने गणाधिपति को चुनते होंगे। आज तो माइक भी है, एसी भी लगा हुआ है। कॉलेज में हम लोग सभागार में भी बैठते हैं तो कुछ समय के लिए सब विचलित से प्रतीत होते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। उस प्रकार की एकाग्रता नहीं, उस प्रकार के सहयोग की भावना नहीं। आपस में 10 व्यक्ति मिलते हैं तो हम विमर्श करते पाते हैं कि कौन किस जाति का है। उस आधार पर अपनी मित्रता तय करते हैं, उस आधार पर अपना विचार तय करते हैं, व्यवहार तय करते हैं। लेकिन उस प्राचीन वैशाली में इतने गणराजा जाति के आधार पर नहीं चुने जाते थे। सामर्थ्य के आधार पर ही लोगों के चुनने की परंपरा बिहार में प्रारंभ हुई और आज पूरे विश्व में प्रजातंत्र यदि आदर्श है तो उसकी जननी अपने बिहार की भूमि रही, क्योंकि सोच अलग थी। हम नए अपवाद, नए प्रयोग करने वाले लोग थे, अलग सोचते थे, इसलिए हम आगे बढ़ सके। आज यदि हम संघर्ष करेंगे जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर, तो एक साधारण रथ जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हों, उसमें भी यदि चारों पशु में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? ऐसा रथ चल सकता है क्या? और समाज में यदि हम अलग अलग घटकों में बंटकर आपस में संघर्ष करते रहे तो समाज बढ़ेगा क्या?
बिहार में आज क्या स्थिति है? क्यों हम निराश हैं? क्यों हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं आपस में, जाति के नाम पर संघर्षरत हैं अलग अलग। और संघर्ष कौन करा रहे हैं? जिनके मन में स्वार्थ है। जब भी किसी अभियान का नेतृत्व, किसी संस्थान का नेतृत्व, किसी राष्ट्र का नेतृत्व, कोई भी नेतृत्व यदि किसी ऐसा व्यक्ति करे जिसके मन में स्वार्थ न हो, अपने लिए न हो। यदि अखंड भारत की स्थापना हुई तो इसलिए हुई क्योंकि आचार्य चाणक्य के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। शिक्षक थे, चाहते तो केवल अपने यही सोचते कि भाई मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उन्होंने परिधि लांघी क्योंकि राष्ट्र पर समस्या दिख रही थी। वो परिधि लांघकर उस रूप को ग्रहण किया जिसने भारत को एकीकृत कर दिया। किसी साधारण शिक्षक के लिए सोचने वाली बात नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति के मन में जब इस प्रकार की दृष्टि जगी, उसमें स्वार्थ नहीं था, असाधारण परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से बिहार में यदि हम चाहते हैं, समस्या बहुत है, जनसंख्या भी है, चीजें भी हैं, कैसे बदलेगा बिहार? यदि हम सोचते हैं कोई दूसरा आएगा और अचानक बदल देगा, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा कि अचानक कुछ हुआ, कोई ऊपर से प्रकट हुआ, उसने आया और छड़ी घुमा दी, बिहार बदल गया, बिहार में शिक्षा भी बेहतर हो गई, रोजगार भी आ गया। ऐसा होगा क्या? कैसे होगा? अचानक कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी बोलेगी हम 11 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, ऐसा होगा क्या? कैसे बदलेगा? प्रारंभ कहां से होगा? सबसे पहला प्रारंभ स्वयं से होगा। यदि समस्या है तो समस्या अकारण नहीं है, हम भी उस समस्या के अंग हैं, इसको समझना होगा। यदि जातिवाद है तो कहीं ना कहीं जो भी कारण है उसमें कहीं ना कहीं हम भी सम्मिलित हैं, हम भी उसमें हैं। यदि कोई कारण है जो बिहार में अवनति का कारण है तो उसके कारक कोई और नहीं, हम ही हैं। और यदि हम परिवर्तित नहीं होते, हम नहीं बदलते, तो बिहार कैसे बदलेगा? यदि हम बातें बड़ी बड़ी कहते हैं लेकिन छोटा सा त्याग नहीं कर सकते, छोटा सा स्वार्थ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मैं तो हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, भाषण में देता हूँ, बड़ा अच्छे से लेट्स इंस्पायर बिहार के भाषण भी हुआ, सब आए भी, ग्रुप में भी जुड़ गए। और जब सिपाही का बहाली निकला तो एडमिट कार्ड लेकर ऑफिस में मिलने आते हैं, पैरवी कर दीजिए। ऐसे लोगों से बिहार बदलेगा क्या? यदि हम शॉर्टकट्स खोजेंगे तो शॉर्टकट्स में क्या होता है? कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, एक बिहार बोर्ड की लड़की टॉपर बनी, घर में मिठाई बट रहा था, पत्रकार आए, पूछे भाई अपने सब्जेक्ट्स क्या थे? तो ऐसा सब्जेक्ट बताएं जो आज तक कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बोले प्रोडिगल साइंस। पत्रकार भी अचंभित कि भाई मैट्रिक की टॉपर या इंटर की टॉपर थी, उनको पॉलिटिकल साइंस में नहीं बोलने आता, प्रोडिगल साइंस बोल रही है। तो वहीं से प्रश्न, फिर जांच शुरू हुई, आंख खुली, पता चला कि टॉपर भी फर्जी। और तब सोचिए, अगर शॉर्टकट्स में हम लगते हैं, स्वार्थ में लगते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में लग जाते हैं, तो बिहार बदलेगा। यदि परिश्रम करते हैं निश्चित है ऊपर तक जाएंगे, लेकिन परिश्रम नहीं करते, एकाएक चाहेंगे आसमान में स्थापित हो जाएं, निश्चित है कि गिरेंगे, क्योंकि आसमान में सीढ़ियां नहीं होती। धीरे धीरे चढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं, धराशायी नहीं। तो बिहार बदलने का प्रयास यदि करना है तो सबसे पहले स्वयं से करना होगा। लेकिन अकेला व्यक्ति यदि बदल गया, एक व्यक्ति बदल गया, तो भी एक व्यक्ति के बदलने से बिहार बदल जाएगा क्या? अपनी जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, हम बदल जाएंगे। लेकिन हम बदल गए बड़े अच्छे से। हम आज इतनी अच्छी बातें मैडम ने बताई अध्यात्म के बारे में, एक आदमी प्रभावित हो गया, एक व्यक्ति के परिवर्तन से बिहार परिवर्तित होगा क्या? कैसे होगा? जो गलत है वो एकाएक सुधरेगा क्या? जिसकी सोच गलत है, विकृत है, जो बिल्कुल उसी में बना हुआ है, कैसे बनता है समाज? समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि अच्छे लोग निष्क्रिय रहे
और दुर्जन सक्रिय रहे, क्या हो। लेकिन यदि अच्छे लोग संगठित होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा एक साथ जुटती है और मिलकर प्रयास करती है, शुरुआत में कम ही लोग होंगे, शुरुआत में कम ही लोग जुटेंगे, संगठित होंगे, लेकिन मिलकर प्रयास करेंगे, कुछ छोटे छोटे प्रयास करेंगे। निश्चित है कि जो लोग भटके हुए हैं उनके लिए भी मार्गदर्शक बन जाएंगे, और जो सफलता की कहानियां होंगी निश्चित उनको भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मन से गलत नहीं है, सबके अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। अंदर से यदि आप गलत करते हैं तो मन कहता है कि नहीं कहता कि हम गलत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति चाह के गलत नहीं करता, ये उसकी परिस्थिति होती है, मार्गदर्शन होता है, उसका परिवेश होता है जो उसे गलत कराता है। लेकिन यदि आत्मबल के साथ सत्य सामने खड़ा हो जाए और बताए कि तुम सही कहा है, गलत कहा है, निश्चित है व्यक्ति गलत करना नहीं चाहेगा। और समाज में जब जब ऐसा परिवर्तन हुआ है तो वैसे लोग जो समाज में सही दिशा देना चाहते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, जब संगठित हुए हैं और संगठित होकर छोटा प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है, तो समय नहीं लगा है। पूरे भारत को संगठित करना आसान नहीं था। जब आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला के एक साधारण गुरुकुल में शिक्षक थे, मन में बात जगी, लेकिन जब संसाधन नहीं थे तब भी कर सके थे, क्योंकि मन का संकल्प शुद्ध था। लोग साथ आए, ऐसे लोग साथ आए जिनके मन में राष्ट्र निर्माण की भावना थी, चुनौती सामने थी, और तो ऐसा निर्माण हुआ। इतने विशाल अंग्रेजी शासन से, जिसमें कहा जाता था कोई सूर्यास्त नहीं होता, यदि हम निपट सके, आज भारत स्वतंत्र है, क्यों हो सके। कुछ लोग जगह जिन्होंने उस पूरे अभियान का नेतृत्व किया, चीजें बदल गई। और जब जब समाज में कुरीतियां दिखती हैं, हम निराश होते हैं, और निराश ही होते रहेंगे तो चीजें बदलेंगी क्या है। अभियान का मंत्र है चिंता नहीं चिंतन करें। यदि परिस्थिति विचलित करती है तो सोचो कि वे क्यों विचलित करती है, क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति में पूरी क्षमता है क्यों विचलित है, प्रयास क्यों नहीं करता। और प्रयास करने के लिए हम एक संगठन का निर्माण करें, आसपास में करें, अपने साथ जो मित्र हैं उनके साथ मिलकर करें। प्रारंभ में संगठन छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें लोग देखेंगे कार्य सकारात्मक है, निश्चित शक्ति भी बढ़ेगी। छोटे प्रयास करने में कोई सोचेगा कि अचानक नौकरी आ जाए, नौकरी नहीं आने वाली है। उद्यमिता का विकास करना होगा, अपने युवाओं को हमको प्रेरित करना होगा, स्टार्टअप कैसे लगाएं। बेंगलुरु में, हैदराबाद में अचानक सॉफ्टवेयर हब नहीं बना, किसी ने प्रारंभ किया, लोग जुड़ते गए, नए नए इंटरप्राइज आते गए। एक समय ऐसा था जब पाटलिपुत्र को लोग विश्व का सर्वप्रमुख नगर कहते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2300 साल पहले मेगास्थनीज ने कहा, ग्रीक एम्बेसडर थे। बहुत पहले पुरानी बात नहीं है, दूसरी शताब्दी। वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया, आज हम वियतनाम के नाम से जानते हैं। चंपा क्या थी? भागलपुर, जिसमें आज चंपा के पूरा अवशेष है। उसमें ऐसी प्रेरणा विद्यमान थी, ऐसा व्यापार होता था, ऐसी उद्यमिता थी कि पूरे विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे। और जब करके जाते थे तो अपनी उस प्रेरणा को अपने जब राष्ट्र में ले गए, अपने राष्ट्र का नामकरण तक चंपा कर दिया। और दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक देशों में आप भ्रमण करने जाएंगे तो आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जिनके नाम बिहार के प्राचीन गांवों से मिलते हैं। कारण क्या था? सोच अलग थी। यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी पढ़ते हैं तो पाएंगे अनेक ऐसे व्यवसायों की विवरणी है जिस पर कर लगता था। इतने व्यवसाय कैसे एक नगर में हो सकते थे? सहस्त्राधिक। कारण क्या था? सोच अलग थी। भगवान बुद्ध की सभाओं को याद करेंगे तो पाएंगे ऐसे श्रेष्ठी थे जो सोने के सिक्कों को बिछाकर उस जमीन को खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। व्यापार था तभी तो था। उस बिहार में यदि हम सोचें कि हम केवल पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी तक ही सीमित रहेंगे, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो बिहार आगे बढ़ेगा क्या? आवश्यकता है ऐसे उद्योग स्थापित करने की जिसमें हम लोगों को नौकरी दे सकें। यदि हम सरकारी नौकरी करते हैं तो केवल अपने लिए करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन यदि हम उद्योग लगाते हैं, उद्योग सफल होता है तो अनेक लोगों को हम नौकरी भी देते हैं और समाज में उसकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है जिसमें हम लोग अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में अच्छे बिहार वासियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिहार के अंदर रहते हों, चाहे बिहार के बाहर रहते हों। और यही कारण है कि आज 65,000 से अधिक लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बक्सर में संख्या करीब कुल मिलाकर 600 के आसपास है। 600 लोग अभी तक जितने भी हर प्रखंड में ग्रुप हैं।
महिलाओं का ग्रुप है, बक्सर चैप्टर है, 600-700 लोग अभी तक बक्सर में जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इसको अभियान को और मजबूती प्रदान कीजिए। अभियान की शक्ति के कारण ही, अच्छे लोगों के जुड़ने के कारण ही आज बिहार के 15 स्थानों पर गार्गी पाठशाला चलती है, जिसमें वैसे बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, वंचित हैं, उनको महिलाएं पढ़ाती हैं निःशुल्क। अनेक स्टार्टअप समिट्स का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें युवाओं को कैसे रोजगार मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ा है जो बैंक से, उद्योग जगत से अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे विदेशों में रहने वाले लोगों को जोड़ा कि अपने गांव के लिए आप कुछ कीजिए। यदि आप किसी विद्यालय से आते हैं, किसी महाविद्यालय से आप पढ़े हैं, तो आप तो सफल हो गए, लेकिन आपकी भूमिका वहीं समाप्त नहीं होती। आपको अपने विद्यालय को भी कुछ देना चाहिए, अपने महाविद्यालय के लिए भी कुछ करना चाहिए। और यही कारण है कि ऐसे अनेक लोग आज प्रेरित हुए जो विदेशों में रहते हैं। कल भी मैं आरा के जगदीशपुर जाऊंगा, जहां पर ऐसे एक डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, वो मेयर भी थे, लेकिन उनके मन में जब प्रेरणा जगी कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए, इस अभियान के बाद जगी, और तब कल अपने गांव में उनके द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। मैं खुद स्वयं जा रहा हूँ। अनेक ऐसे लोगों को हम लोगों ने जागृत किया जो आज बेगूसराय में, खगड़िया में, जो विदेशों में रहते हैं। भागलपुर के एक व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, अपने गाँव में आजकल ऑनलाइन अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि बच्चों की स्किल्स अच्छी हो। कि बिहार के लोग जब विदेश जाते हैं, जब उनका चयन होता है तो स्किल्स के कारण छांट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोग हम बना सकें, छोटे छोटे प्रयास यदि मिलकर हम करें, समतामूलक समाज अपने आप बनेगा क्या? यदि हम सोचे कोई आएगा और कह देगा अरे भाई जातियां तो तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद कहाँ था? समतामूलक समाज कब बनता है? जब व्यक्ति की दृष्टि परिवर्तित हो जाए। आचार्य चाणक्य यदि भेदभाव करने वाले रहे होते तो चंद्रगुप्त का चयन करते क्या? वो तो सोचते कि मैं तो किसी क्षत्रिय को खोजूंगा जो शासन कर सके। लेकिन दृष्टि क्या थी चाणक्य की? जिस व्यक्ति में सामर्थ्य दिखा, जिस युवक में सामर्थ्य दिखा, लेकर चले। यही बिहार का इतिहास है। आज यदि हम इतिहास को बदलना चाहेंगे, खंड खंड में लोगों को विभाजित करना चाहेंगे, बिहार की स्थिति क्या होगी? जब नदी बहती रहती है, शुद्ध रहती है, लेकिन नदी की धारा को यदि रोक दिया जाए, स्तब्ध कर दिया जाए, जिस प्रकार से रथ को रोक देते हैं, तो वही धारा में बहता हुआ जल प्रदूषित होता है कि नहीं होता? और जो बिहार आगे बढ़ रहा था, विश्व का मार्गदर्शन कर रहा था, दे रहा था, उसको यदि हम इस जंजाल में बांध देंगे, कोई लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, तो बिहार आगे बढ़ेगा क्या? यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे तो बिहार आगे बढ़ेगा क्या? इसीलिए मंत्र इस अभियान का है, संघर्ष नहीं सहयोग करें, मिलकर करें। चिंता नहीं चिंतन करें, संघर्ष नहीं सहयोग करें, और प्रेरणा स्रोत बने, दूसरों को प्रेरित करें। मिलकर हम बिहार को प्रेरित कर सकते हैं। बिहार बदलने कोई दूसरा नहीं। फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते रहे, इसमें अनेक लोग लाभान्वित हुए। जो व्यक्ति जिस क्षमता में है उसके निमित्त योगदान कर सकता है, कुछ तो करे, मिलकर तो करे। यही इस अभियान का संदेश है। और बिहार बदलते हुए देखना यदि आप चाहते हैं, कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। तो यदि जो बातें मैंने कही उससे आप सहमत हैं? कितने लोग सहमत? सब माइक बोलिए, सब लोग सुनेंगे। सर, सही मायने में सक्सेस क्या है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं सक्सेस। सही मायने में सक्सेस, चलिए, ये बात अच्छी बात तो आपने कही। देखिए, सफलता क्या है? सफलता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई IAS IPS बनना सफलता है, तो क्या सही कह रहा है? IAS IPS बनना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन IAS IPS बन गए और लग गए देश को लूटने में, भ्रष्टाचार करने में, तो क्या होता है? कुछ समय के बाद जिस अधिकारी के चयन पर पूरे गांव में, समाज में लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, उसी अधिकारी को लोग देखते हैं कि CBI रेड कर रही है, लोग क्या बोलते हैं? कि बहुत बड़का चोर है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को सफल कहा जाएगा क्या? सफल कौन है? सफल वह व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य को तय करता है, पूरा परिश्रम करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन उस विषय के व्यक्ति के मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य केवल किसी पद को प्राप्त करना है,
तो शायद वो सफल नहीं है। लेकिन पद को क्यों प्राप्त करने के लिए वो जानता है और ऐसा करता है। मैं तो सफलता को यही मानता हूं, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। जो ऊर्जा ईश्वर ने दी, अनेक द्वंद आएंगे, सही क्या है गलत क्या है। सही करोगे तो भी प्रतिक्रिया होगी, गलत करोगे तो भी प्रतिक्रिया होगी। कुछ भी आप करते हैं प्रतिक्रिया तो होगी। लेकिन यदि गलत किया और सोचा कि किसी को पता नहीं चला, अंतर मन झकझोरेगा, रात को चैन से नींद नहीं आएगी, मन में एक अनिश्चित का भय होगा। लेकिन यदि सही करोगे कोई भय नहीं होगा, मन बहुत स्पष्ट होगा कि हमने जो किया गलत नहीं किया है, और संतुष्टि आएगी। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य यदि कुछ है, संतुष्टि ही है। इस पूरी यात्रा में जो यात्रा है वो क्षणिक है, चीजें बदलेंगी, अगले पल क्या होने वाला हम नहीं जानते, चीजें अचानक परिवर्तित होती हैं। लेकिन यदि हर पल को हमने इस नियम के साथ जिया कि सही क्या है गलत क्या है, इसको जानते हुए जिया, सोचते हुए जिया, पूरा परिश्रम किया, पूरी ऊर्जा लगा दिया, तो लक्ष्य भी प्राप्त करने में कभी कठिन नहीं होगा। लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए। और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर लक्ष्य बड़े होने चाहिए, स्वप्न बड़े होने चाहिए। स्वामी जी ने कहा सपने ऐसे देखो जो बड़े हो, उसमें पूरी ऊर्जा लगा दो, उसी हिसाब से सोचो, पूरा चिंतन वैसा करो, पूरा परिश्रम करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करो मत रुको। लेकिन युवावस्था में जैसे किसी मूर्तिकार के मन में एक कल्पना जगती है कि ऐसी मूर्ति बनाऊंगा, क्या करता है, छेड़ी हथौड़ी लेता है, पत्थर को काटना शुरू करता है। तो शुरुआत में यदि कोई गलती कर दे तो हो सकता है सुधार सकता हो, लेकिन यदि उस पत्थर ने कोई आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, एक आकार उसने ग्रहण कर लिया, तब मूर्तिकार को लगे कि नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसी मूर्ति तो नहीं बन रही, और तब यदि सोचे कि मैं इसको परिवर्तित करता हूं, तो परिवर्तित कर सकेगा क्या। वैसे युवावस्था में यदि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि ऐसा करना है, कुछ समय के लिए यदि भ्रमित हुए भी और संभल गए तो लक्ष्य तक जाएंगे। लेकिन यदि भ्रमित होते गए तो कुछ समय के बाद जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। फिर कितना भी चाह लोगे तो वही होगा, निराश हो जाओगे। और यही सफलता का रहस्य था जो मैंने कहा, 3 प्रकार के लोग होते हैं। यदि करना है तो भाई चलना होगा, चलते जाना होगा। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, वो कितनी भी लंबी राह दिया बन जलते जाना रे। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के साथ यदि हम चलेंगे, सफलता को रोक नहीं पाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर। माइक दीजिए कोई आदमी, अब चलिए अपनी वॉलंटियर बन जाइए, स्वैच्छिक अभियान है, तो माइक दीजिए सर, माइक दीजिए। पास लाके बोलिए, पास। सर, हम स्टूडेंट्स अभी तो कुछ अचीव नहीं किए हैं, लेकिन हम ये लेट इंस्पायर बिहार कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पहले तो आप सहमत है कि नहीं हम जो बोले, तो जुड़िए साथ में। स्टूडेंट के लिए सबसे पहला लक्ष्य स्वयं स्थापित हो जाइए, पूरा परिश्रम कीजिए। ऐसा व्यक्ति इस समाज को प्रेरित कर सकता है जो स्थापित हो, जो जिसने कुछ अर्जित किया हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बोलने आए जिसने कुछ नहीं किया, उसकी बात आप सुनेंगे क्या? किसकी सुनते हैं? जिसने परिश्रम करके कुछ अर्जित किया हो। तो पहला लक्ष्य स्थापित हो जाइए। दूसरा लक्ष्य, यदि स्थापित हो गए, केवल अपने तक यदि हम सीमित रहे तो समाज को बदल पाएंगे क्या? कुछ समय जो भी हम दे सकते हैं, जिस भूमिका में दे सकते हैं, आप विदेश में रहकर भी दे सकते हैं, विदेशों से रहकर भी अपने गांव के लिए आप योगदान कर सकते हैं। उसके लिए अवश्य सोचिएगा। एक बार स्थापित हो गया कि अपने लिए नहीं जीना है, कुछ समय देना। मिलकर यदि हमने ऐसे लोगों की फौज तैयार कर दी जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस सर। यही दृष्टि। सर, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन खुद लोग ही इंस्पायर नहीं होना चाहते हैं हमसे। तो पहला परिवर्तन स्वयं से। सब लोग नहीं होना चाहिए, एकदम चीजें नहीं बदलती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। शुरुआत कीजिए स्वयं से। ईश्वर ने निश्चित ही ऐसे लोगों को बनाया है जो समान विचार के होते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप विचारों के साथ चलेंगे तो पाएंगे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। और यही कारण कि 65,000 लोग जुड़े हैं इस अभियान से, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बदलते देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई स्वार्थ नहीं। चाहते हैं बिहार में परिवर्तन हो। प्रारंभ स्वयं से होता है, और स्वयं के साथ और लोग जुड़ते हैं तो संगठन से शक्ति आती है। और निश्चित जब शक्ति आती है तो हम समाज को एक दिशा देते हैं। यही संदेश। थैंक यू सर। आगे इधर सामने
माइक आने दिया। हमारे लाइफ का आखिरी सक्सेस क्या है? संतुष्टि। वही जो मैंने बात कही ना कि जीवन में कोई रिग्रेट नहीं रहे कि जब कभी ऐसा था तो हमने कोई गलत किया या जब करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा भी होता है हम खुद से संतुष्ट रहते हैं। देखिए सब में एक आपको एक बताते हैं, एक कहानी बताते हैं। महाभारत में एक समय ऐसा आया, बैठे, महाभारत में एक समय ऐसा आया जब हुआ तो जीत कर जब आए पांडव तो माता ने कहा कि बांट लो, ये भी जानते हैं। तो बड़ा द्वंद्व हुआ। किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई अचानक कुछ ऐसा द्वंद्व आ जाए तो युधिष्ठिर बड़े विचलित थे, दृष्टिद्युम्न से, राजा द्रुपद से, अपने परिजनों से, सबसे पूछ रहे थे ये कैसे इसका समाधान हो। ऐसा तो न कभी हुआ है और न कभी किसी ने सुना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर यदि किसी द्वंद्व का समाधान करना हो तो क्या करते हो? युधिष्ठिर ने कहा सबसे पहले हम श्रुति में उसका उत्तर खोजते हैं, मतलब वेदों में खोजते हैं। इसमें तो चारों वेदों में कहीं ऐसी कोई श्रुति है ही नहीं जिसमें इसका उत्तर मिलता हो। तो उन्होंने कहा यदि श्रुति में उत्तर नहीं मिलता तब क्या करते हो? उन्होंने कहा हम स्मृति पढ़ते हैं, किसी शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख हो, ऐसी कोई बात हो, लेकिन यहाँ तो न तो श्रुति में है और न स्मृति में है। उन्होंने कहा जब न श्रुति में हो न स्मृति में हो तब क्या करते हो? तब उन्होंने कहा तो हम किसी महापुरुष के आचरण का स्मरण करते हैं, क्या किसी महापुरुष ने ऐसा कभी किया हो? उन्होंने कहा इसमें न तो श्रुति में है न स्मृति में है और न किसी महापुरुष के आचरण में है। तब बताइए हैं कृष्ण की कैसे समाधान हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसे प्रश्न जिसका उत्तर समक्ष प्रतीत नहीं होता हो, उसका सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारे अंतर मन में है। क्योंकि अंतर मन में जो भी इच्छा होती है और शुद्ध होती है, कभी दूषित नहीं होती, वो सत्य के साथ होती है। इसीलिए तुम चिंतन करो, मंथन करो, अंतर मन से पूछो कि तुम्हें इसमें क्या करना चाहिए, तो अंतर मन क्या कहता है। और तब युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने काफी मंथन किया और कहा कि अंतर मन तो यही कहता है कि माता की आज्ञा मानी जानी चाहिए। मैं तो धर्मराज के नाम से जाना गया और लोग मेरी कृति को वर्षों तक उसका स्मरण करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने सही कहा है, जो अंतर्मन है यह कभी गलत नहीं होता। और तब उन्होंने बताया क्यों ऐसा हुआ था, क्यों ऐसी परिस्थिति आई, द्रौपदी को क्या पूर्व जन्म में किस प्रकार की बात कही गई थी, पूरा कथा उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अंतर्मन जो होनी थी ये होनी थी और इसका निर्धारित थी। और इस रूप में यदि इसको द्वंद्व को हम समझें कि हमारे पास भी जब प्रश्न आते हैं और हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, अंतर्मन से यदि पूछेंगे जितने भी परिस्थिति आएगी तो अंतर्मन में उसका जवाब जरूर होता है। किसी और से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं विधाता बन रहे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। यही संदेश। सर जैसे आपने कहा कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर कौन है सर? और दूसरा क्वेश्चन है कि सर हम सही निर्णय कैसे ले पाए? क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं तो द्वंद्व बहुत हो जाता है सर, ये सही है कि ये गलत है। चलिए आपका उस प्रश्न का जो बिहार की सोच है उसी अनुसार मैं उत्तर दूंगा। बिहार जो महान बना उसका मैंने बताया, यही कहा कि ईश्वर का अंश सब में है, मतलब सब में क्षमता भी वही है। तो बिहार की जो सोच थी, वेदों की जब हम बात करते हैं तो ईश्वर को हम अपने से भिन्न मानते हैं, हम मानते हैं कहीं और हैं, कहीं ऊपर हैं। लेकिन जब बिहार के उस ऋषि ने दृष्टि की तो उसने कहा कि ईश्वर कहीं और मत खोजो, तत्त्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ, प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा। चार महावाक्य जो हमारी संस्कृति में कहे गए, और चारों का तात्पर्य यही है कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे अंदर स्थित है। केवल उस रूप में दृष्टि को धारण करने की आवश्यकता, और जीवन में एक प्रयास है, उसको समझने का प्रयास है कि भाई हम क्या हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को यदि हम जानते हैं तो मूल रूप से बिहार का संदेश यही है। ऐसा संदेश वाला व्यक्ति भेदभाव तो कभी नहीं कर सकता है, और इसीलिए ऐसे संदेश जो धरती में उत्पन्न हुई उसने प्रसार किया, और उस बिहार के विचार को वह विचार के रूप में स्थापित किया जिसने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, और जिसकी सीमा केवल यदि भौगोलिक से अलग परे चले जाएं तो जिसका सांस्कृतिक विस्तार पूरे विश्व में हुआ, आज भी स्थापित है। उसी विचार पर यदि हम पुनः चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं क्या गुण थे, निश्चित बिहार बदलेगा।
अब अंत में यदि कोई प्रश्न हो इधर पीछे से तो देखिए, एक इधर एक उधर, दो बस, और कोई इधर बात फिर आप लोग उठाइएगा, दो और इधर। चलो लास्ट के 2 प्रश्न मैं लेता हूं। सर, जैसे हम कोई भी वर्क या कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं या उसमें कदम रखना। बोलिए बोलिए, मोहन इसको सामने रख के बोलिए, आ रही है आवाज। नहीं, माइक सामने रख के बोलिए, आ रही है आवाज। सब ऐसे रख के, ऐसे रख के। थोड़ी सी असफलता के कारण हम डिस्प्रेस हो जाते हैं। उस स्थिति में हम ऐसा क्या करें जिससे हमें मतलब डिप्रेशन ना हो, जिससे हम अच्छे से अपने कार्य में लगे रहें? ऐसा है, पहली बात मैंने क्या कही, क्षमता क्या कही, असीम है। यस सर। तो असीम क्षमता के स्वामी को निराश होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। तो एनी सक्सेस इज नेवर लास्टिंग। यदि हम सफल होते हैं तो अपनी अंतिम परीक्षा नहीं है, जीवन और आगे चल रही है, अनेक लक्ष्य और आगे आएंगे। तो कोई भी लक्ष्य में सफलता पूर्ण नहीं है, इज नेवर लास्टिंग, सदैव के लिए नहीं, आने और लक्ष्य उसमें सफल होना है। उसी प्रकार से फेल्योर इज नेवर फाइनल। यदि हम असफल हुए, वहां भी जीवन का अंत नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने आपको कुछ और करना चाहते हो। हर व्यक्ति का डीएनए अलग, क्षमता तो असीम है, लेकिन डीएनए क्या है, अलग अलग है। हर व्यक्ति सोचता अलग है, उसकी रुचि अलग होती है। कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई व्यक्ति बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है। यदि हम नैसर्गिक प्रतिभा को समझ लें, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक संदेश के साथ उत्पन्न किया है। किसी को वक्ता के रूप में दिया है, किसी को अच्छे लेखक के रूप में दिया है। तो हर व्यक्ति में एक संदेश है जो समाहित है। अक्सर क्या होता है कि हम जो संदेश ईश्वर से लेकर आए हैं, चाहते कुछ और करना, कर कुछ और रहे हैं। चाहते थे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना, ऊर्जा लगा रहे हैं हम कि फिजिक्स के बड़े वैज्ञानिक बन जाए। पूरी क्षमता के साथ परिश्रम करेंगे तो हो सकता है हम बड़े वैज्ञानिक बन भी जाएं। लेकिन यदि जो नैसर्गिक प्रतिभा थी उसमें हमने और परिश्रम किया होता तो हो सकता था विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी बन जाते, उतने बड़े वैज्ञानिक शायद न बनते। क्षमता तो सिर्फ कर तो लेंगे, इसीलिए निराश नहीं होना है। स्वयं को समझिए, अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को भी समझने का प्रयास कीजिए, और फिर जो भी करते हैं उसमें पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। और यदि असफल हुए भी निराश नहीं होना है। दिनकर जी की कविता जो सदैव प्रेरित करती थी, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। थक कर बैठ गए क्या भाई, सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कभी भी कोई भी मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं और जब बिहार को बदलने की बात आती है तो हम आपके स्पीच से मोटिवेट हो जाते हैं और हमको लगता है कि हाँ, हमें समाज के लिए, अपने बिहार को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन सर हम जब अपने घर के माहौल में जाते हैं तो हमारा माइंड ऐसा डेरिवेट हो जाता है सर कि जो हम मोटिवेट हुए हैं, मोटिवेशन मालूम नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर वहीं पिछले वाली जो हमारी सोच है अपने लिए, उसी में ढल जाते हैं सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए, सही बात आपने दी भाई। चीजें तो भाई विचलित करेंगी, सफलता भी प्राप्त करनी हो तो चीजें विचलित करेंगी, और चीजें विचलित करती हैं। लेकिन सफल कौन होता है? जो विचलित नहीं होता है। यही उत्तर है। यदि हम बिहार को बदलना चाहते हो, जान गए कैसे बदलेगा, तो लाख कोई समझा दे, सुनेंगे ही नहीं सर। परिस्थितियां ऐसा माहौल परिस्थिति तो होगी, परिस्थिति तो ऐसा ही माहौल बनाएंगे, लोग ऐसे आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, बताएंगे। जैसे अब एक महात्मा गांधी कहा करते थे, उनसे पूछा गया कि भाई अब पाश्चात्य संस्कृति भारत में बड़ी हावी हो रही है। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई इसको कैसे लेना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से हवा आ सके। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि हवा इतनी तेजी से ना आए कि हमें उड़ा के ले जाए। जी सर। तो बेसिक है कि आप जान लीजिए क्या है, और जैसे हम जान गए, हम लोगों ने बात की बिहार कैसे बदलना है, क्या उत्तर था, कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे सर। हम ही बदलेंगे ना। तो अगर बदलेंगे ध्येय के साथ स्पष्ट है, तो दूसरा व्यक्ति अगर आके कहेगा कि भाई हम बदल देंगे बिहार, तो आप तो जानते हैं कि तो हर व्यक्ति में परिवर्तन नहीं है, बिहार तो नहीं बदलने वाला है। नहीं सर। बदलेगा क्या? नहीं सर। करना क्या होगा? पहले स्वयं सफल हो जाइए। जी सर। स्वयं परिवर्तित सोचने की दृष्टि बदलिए, और लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार को बदल सकने की दृष्टि रखते हो, जोड़ने का प्रयास करें, मिलकर हम कुछ योगदान का प्रयास करें। जी सर। थैंक यू सर।
सब लोग चाहते हैं ना बदलेंगे बिहार, सर। मेरे साथ हैं जी सर। तो हम बोलेंगे मैं बदलूंगा बिहार। मैं बदलूंगा बिहार। रुक जाओ, माइक छोड़ दीजिए, माइक आपको बोलने दीजिए, तो रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन बोलने का मतलब है हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और प्रतिज्ञा का मतलब है कि हम जात धर्म संप्रदाय इन चीज़ों के भेदभाव से ऊपर उठकर, लिंग भेद से ऊपर उठकर, अलगाववादों से ऊपर उठकर बिहार को जोड़ना चाहते हैं, सकारात्मक दिशा में जोड़ना चाहते हैं, और बिहार में अपने जीवन काल में कुछ करना चाहते हैं ताकि अपने जीवन काल में बिहार वैसा बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो मैं बोलूँगा, आप रिपीट कीजिएगा, लेकिन क्या बोलेंगे पहले समझ लीजिए। मैं बदलूंगा बिहार, तो जो लड़कियां हैं बोलेंगी मैं बदलूंगी बिहार, और मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। और लेट्स इंस्पायर बिहार जुड़ना बड़ा आसान है। उदय प्रताप जी देखिए कहाँ हैं, विनय मिश्रा जी हैं, अमृता जी कहाँ हैं, प्रेरणा जी कहाँ हैं, खड़े हो जाए, देख लेंगे बाकी लोग आपको। इन लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, ऐसे एक मिस्ड कॉल का भी नंबर है, उस पर भी आप करेंगे, आपको फोन आएगा, सबसे आसान है। लोग हैं, आपका नंबर ले लेंगे, आप नंबर दीजिए, हम लोग आपको आज ही कैमूर के महिलाओं को हम लोग गार्गी अध्याय से जोड़ेंगे, और बाकी लोगों को जो कैमूर अध्याय है उससे जोड़ेंगे, और प्रयास यही है। बैठिए। मैं बदलूंगा बक्सर, क्या आवाज है ना, ठीक है, बोलेंगे फिर आप भी बोलेंगे, ठीक है। मैं बदलूंगा, आवाज अभी भी, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो विषय सामने आई है कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जब तक हम स्वयं नहीं जागेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और एक और विषय कि भगत सिंह पैदा लेना चाहिए तो दूसरे के घर में नहीं, आपके घर में पैदा लेने चाहिए, तब बदलेंगे, निश्चित बदलेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं होनी चाहिए। आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चंदन कत्तायन जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और बक्सर के लिए अपने उत्कृष्ट कला से, अपने किसी सांस्कृतिक काम से या किसी सामाजिक काम से ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर सीधे चंदन कत्तायन को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और लोगों को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमरंजन जी। माइक सब देता नहीं है, आपने दिया। आप थक चुके हैं, मैं जानता हूं, बहुत कम समय लूँगा, और क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और आपकी प्रेरणा ही है जो इनको और आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो मैं किसी भी औपचारिक गतिविधि को छोड़ते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, और सीधे ही तौर पर मैं बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, और सर से ये सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। आप आएँ और सर से ये प्राप्त करें अभिवादन के रूप में। और शौर्य जो हमारे राम स्वरूप हैं, कृपया स्टेज पे आएँ। रोहित, आप लक्ष्मण बने थे। सुधांशु को हमने गुरु विश्वामित्र के रूप में देखा।
भगवान और गुरु को सजाने वाली हमारी बहन शाहीन, और उनकी सहयोगी आर्या पांडे, हमारी आराध्या उपाध्याय जो टाइकोंडो प्लेयर है, बिहार को ये रिप्रेजेंट कर चुकी है और कई मेडल भी जीती है। आराध्या उपाध्याय। अगला नाम है ज्योति प्रकाश, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बिहार स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन। हमारे बीच पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विनीता राय जी। अपने कला से उत्कृष्ट लोगों को प्रेरित करती हैं और आपने इनकी कला भी देख लिया। जी, विनीता राय मैम अपने हस्तकला से सब कुछ बयां कर देती हैं। ईश्वर ने इनको यही कला दिया है और ये बोलती नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते। जो देखना है उसको हम लोग देख चुके हैं और आने वाली और पीढ़ियां इनके कार्यों को देखेंगी, उनसे लाभान्वित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगला नाम है नाव्या नाज, जो मेहंदी पेंटिंग करती हैं। थोड़ा धैर्य और रखिए। आपकी तालियों की गूंज इन सभी को प्रोत्साहित कर रही है ताकि ये अपने कार्य करते रहे। धवल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका कार्य उत्कृष्ट है। ये लगातार कुछ बनाने के प्रयत्न में है। आप अपने अमृता मिश्रा, गार्गी चैप्टर की ये सहयोगी हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ मौजूद महिला साथी जो भी हैं, अगर आप जुड़ना चाहती हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकती हैं। प्रेरणा कुमारी ये भी गार्गी चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। महिला साथी जो भी यहाँ पे हैं, इनसे आप जुड़ सकती हैं लेट्स इंस्पायर बिहार से, अगर आप इच्छुक हैं जुड़ने के लिए। विनय मिश्रा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के। पुरुष साथी जो भी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं बिहार से जुड़ने के लिए। हमारे बीच अखुआ टीम है जो लगातार 5 वर्षों से शहर में पौधारोपण का कार्यक्रम करती है। शहर में लगातार 2 चीज़ें एक बहुत विकास के नाम पर हुई हैं। एक एनटीपीसी आया है और सड़कें चौड़ी हुई हैं।
और इन दोनों ने हजारों पेड़ों को निगल लिया है। तो इस जिम्मेदारी को पूर्ण करती है ये अखवा टीम, जिसके सदस्य हैं राजीव रंजन जी, राजेश कुमार, आशुतोष दुबे, शिवम पाठक, इवन मैं भी हूं स्वयं चंदन कात्यान। सॉरी सुमित, इसमें और भी लोग जुड़े हैं। लंबी चौड़ी ये संस्था हो चुकी है जो अपने शहर की जिम्मेदारी को समझते हुए ये कार्य अपने व्यक्तिगत लेवल तौर पे भी कर रहे हैं। और गार्जियन के रूप में भी दो लोग यहाँ मौजूद हैं, ऋषिकेश त्रिपाठी भैया और अखिलेश पांडे भैया, ये भी अखुआ से जुड़े हुए हैं, इनका भी धन्यवाद मैं करता हूं। राजेश कुमार ये भी अखुआ से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों में से जुड़े होते हुए बावजूद भी ये समय निकाल कर इस कार्य को पूर्णित करते हैं। अगला नाम है कृष्णकांत जी। ईश्वर ने इनको भी एक अद्भुत कला से नवाजा है। ये वेट लिफ्टर हैं, मुख बधिर हैं और ये अपने साथ कुछ लाए भी हैं सर के लिए। कुछ दिखाने के लिए लाए, शायद मेडल। इनके लिए जोरदार तालियां हो। कृष्णकांत जी हमारे बीच विनीता राय मैम और कृष्णकांत ऐसे दो लोग हैं जो अपनी कला से ऊंची आवाज में बात करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अगला नाम है स्वाति पांडे, न्यूज नेशन से हैं ये। अपने क्षेत्र में पत्रकारिता के इस अल्प दौर में पत्रकार बनने की कोशिश बन चुकी, सर ने कह दिया तो बन चुकी न्यूज नेशन। हेमंत कुमार जी, हेमंत कुमार, हाँ, ये लेट्स इंस्पायर से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के सहयोगी अभिनंग हैं। आशुतोष सिंह जी, प्रभात खबर, आप हैं? जी, आशुतोष सिंह। प्रोफेसर लवलीन मिश्रा जी, आप हैं शायद। मंच संचालन और अपनी बुलंद आवाज से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर प्रिय रंजन चौबे जी मंच पर आए और सर से मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस को देकर एक सम्मान दिया जाए। बक्सर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसी बीच हमारे बीच हरिओम चौबे है क्या? हरिओम चौबे हैं? नहीं है, लग रहा है किसी कार्यवश। इनका काम ही है नहीं रहना, क्योंकि ये सांप जहाँ रहता है वहाँ रहते हैं। जिले में हरिओम का कार्य ये है कि विषैले सांपों को अपने हस्त कौशल से ये पकड़ लेते हैं और उनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ देते हैं। और ये
एक बड़े सपने को लेकर जी रहे हैं, हरिओम चौबे जी। इन्होंने बिहार का पहला रेस्क्यू सेंटर बनाया है बक्सर जिले में, और इसको लगातार बड़ा बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं, और शायद इसलिए ये मौजूद नहीं है। अगला नाम आलोक कुमार, दैनिक भास्कर। ये भी नहीं है, ये भी अपने कार्य क्षेत्र में है। कन्हैया जी, फोटोग्राफर। हाँ, आपका भी सहयोग बहुत है, धन्यवाद। लीजिए, आइए स्टेज पे आइए कन्हैया जी। अमन पांडे। हाँ, मुझे लगता है कि कन्हैया जी का अमन पांडे फोटो ले लें, और फिर जब अमन पांडे आएंगे तो कन्हैया जी ले लेंगे। न्यूज 18 से पुष्प रंजन जी, आप हैं? पूर्णानंद मिश्रा जी। बस आषाढ़ी छड़ है, मैं जानता हूं आप भूख, प्यास और सुनने की क्षमता से उब चुके हैं। थोड़ा वक्त और लूंगा, इसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर है। अंतिम सर्टिफिकेट सुमित उपाध्याय जी। ये कार्यक्रम अपनी आखिरी चरण में है। लेट्स इंस्पायर बिहार के कोऑर्डिनेटर बिहार भर के हमारे बीच राहुल कुमार सिंह जो ये आरा से जुड़े हुए हैं, और अभी बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार को पूरी बिहार के तौर पे देख रहे हैं। मुकेश कुमार सिंह जी, ये पेशे से शिक्षक हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार जुमराव से जुड़े हुए हैं। जुमराव के जो भी छात्र हैं इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हालांकि यहाँ मौजूद सभी लोग सम्मान के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त दिया प्रेरणा के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। आपने जो जो भी अनुसरण किया है शब्दों को, मुझे लगता है जाकर आप उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद अपनी तौर पे जो भी आपको आइडिया नज़र आएगा वो आप लेट्स इंस्पायर बिहार के व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ताकि इस बहाने भी आप जुड़ जाएं, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सर की इजाज़त से मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊं। तो यहाँ मौजूद ऑडिटोरियम में बैठे सभी गणमान्य लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस संवाद से इस संवाद से आप इंस्पायर भी होंगे, बिहार के बारे में कुछ नॉलेज भी लिए होंगे, और इससे जुड़ने की प्रेरणा भी आपको मिल गई होगी। रही कसर अगर कुछ बच गई है तो आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ मौजूद उदय जी, हमारी साथी अमृता जी और उनकी सहयोगियों से आप बात कर सकते हैं, और नंबर आपको मौजूद है यहाँ पे। आप एक बार मिस कॉल लीजिए, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़िए, विकास वैभव सर से जुड़िए। इनके मार्गदर्शन में आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी पूछ सकते हैं और उनसे उबर भी सकते हैं। इसी के साथ मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, यहाँ मौजूद लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक एक सहयोगी का धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर कार्यक्रम के लिए आप सहयोगी बनेंगे। अगला कार्यक्रम का भी मैं चाहता हूं कि निवेदन हो जाए यहीं से, हम जरूर इसको और आगे बढ़ाएंगे बड़े रूप में यहाँ से और बड़े जगह। बहुत बहुत धन्यवाद।
और जाते समय मिठाइयाँ लेकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के बाद इस सभा को हम विसर्जित कर देंगे और आप अपनी अपनी मिठाइयाँ और मीठे मुंह मीठा कर कर ही विदा लीजिएगा। रेडी स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।